फिर लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ध्यान ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल पूछा जाता है। हेडिंग डालो वहां पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं, बताओ टॉर्क को हमने क्या लिखा था? टॉर्क को हमने लिखा था वहां पे आर क्रॉस एफ था कि नहीं था वहां पे? और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को हमने आर क्रॉस पी लिखा था कि नहीं लिखा था वहां पे? तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा है आर क्रॉस पी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो किसके साथ? टाइम के साथ। अच्छा, अब आर वहां पे पोजीशन वेक्टर है, पी वहां पे क्या है? लीनियर मोमेंटम है। अब देखो कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं यहां पे, बताओ। पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। लीनियर मोमेंटम पी, ये भी हमारा क्या होता है? चेंज हो सकता है वहां पे। तो अब यहां पे यूज करो प्रोडक्ट रूल, और जो प्रोडक्ट रूल होता है वो वेक्टर फॉर्म में भी हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अब बताओ, हम इसको वहां पे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वेक्टर फॉर्म में भी क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वहां पे है कि नहीं? अच्छा, प्लस, अब उसका क्या होगा वहां पे? अब यहां पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो सेकंड फंक्शन रहेगा उसको हम क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। तो जिस तरह से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, वैसे ही हम प्रोडक्ट रूल क्या कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में भी क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आर, डिफरेंशिएशन ऑफ पी प्लस क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्रॉस क्या हो जाएगा वहां पे? पी हो जाएगा वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे आर डीपी बाय dt क्या बताता है? डीपी बाय dt बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये चीज हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है, बताओ ये सेंटर ऑफ मास में था कि नहीं था? कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है। तो ये जो dp बाय dt रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब r अगर पोजीशन वेक्टर है तो dr बाय dt क्या होता है? r अगर पोजीशन वेक्टर है तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था dr बाय dt वेलोसिटी होती कि नहीं होती? क्रॉस क्या हो जाएगा? देखो डिफरेंशिएट करने पे ये टर्म बन रही है कि नहीं बन रही है? dl बाय dt किसके बराबर? r क्रॉस f प्लस वहां पे क्या हो गया? v क्रॉस p। अच्छा, अब ये बताओ, अगर कोई पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है तो वहां प्रॉपर्टी क्या थी? जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का होता है, बताओ वही डायरेक्शन वहां पे लीनियर मोमेंटम का भी होगा कि नहीं होगा? वहां पे लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वेलोसिटी वेक्टर पे। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर राइट की ओर है तो पी भी कहां है? तो इन दोनों वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल कितना है? 0। और दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं a क्रॉस b, तो याद होगा रिजल्ट था वहां पे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। थीटा की वैल्यू अगर 0 करोगे
तो A क्रॉस B वहां पे 0 आता है कि नहीं आता है यहां पे? तो इसका मतलब है कि जो V क्रॉस P रहेगा ये तो किस में चेंज हो गया? 0 में। अब इक्वेशन हमारी क्या बन के आ गई? इक्वेशन वहां पे बन के आ गई dl बाय dt। अब ध्यान है ना, L क्या था? L था एंगुलर मोमेंटम, तो dl बाय dt क्या हो गया? अबे L अगर एंगुलर मोमेंटम है तो dl बाय dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा अब बताओ r क्रॉस f क्या देगा? तो r क्रॉस f टॉर्क देता है कि नहीं देता? अब फोर्स अगर एक्सटर्नल होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? अब एक्सटर्नल होगा। और फोर्स अगर टोटल है तो टॉर्क भी वहां पे क्या होगा? तो यहां पे जो R क्रॉस F रहेगा वो क्या बताएगा? वो बताएगा वहां पे टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। और ये रिजल्ट बताओ किससे सिमिलर निकल के आ रहा है? ये रिजल्ट इससे सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है? जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको अभी तक हम क्या लिखते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां पे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? यहां पे रिजल्ट निकल के आ रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो लिखो वहां पर, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो वहां पर। और कई बार इस फॉर्मूले को, इस रिजल्ट को भी यूज किया जाता है एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। लिखा है इतना? अब लिखो, इसके नीचे लिखो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is always equal to rate of change of angular momentum is always equal to net external torque, rate of change of angular momentum of a body, rate of change of angular momentum of a body is always equals to net external torque acting over it, is always equal to net external torque acting over it। इतना लिखा? अब देखो, एक रब करो ना मैं इतना। देखो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहां पे, इस तरह का एक क्वेश्चन था, याद है? बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के टॉप से हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था t इक्वल्स टू 0 पे। जैसे ही हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे चलता है, कुछ टाइम बाद ग्राउंड को हिट करता है। तो वहां पे याद होगा इस तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और वहां पे क्या पूछा था कि किसी टी टाइम पे हमने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था। किसके अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या माना था? ओरिजिन। देखो इससे पहले 2 लेक्चर पहले हमने किया था ही नहीं किया था एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट किया था, कितना आया था आंसर वहां पे? बिल्डिंग के टॉप से हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था और वहां पूछा गया था कि टी टाइम बाद पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना? माइनस एम जी कि टी स्क्वायर था, माइनस एम जी वी नॉट टी स्क्वायर बाय 2 के कैप, ये तक नहीं था वहां पे। अच्छा अब देखो, इसी रिजल्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके बराबर होता है?
वो dl बाय dt के बराबर होता है कि नहीं होता है? हमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लेना है कि नहीं लेना है? जो एंगुलर मोमेंटम है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट लेना था कि नहीं लेना था? तो हम क्या करते हैं, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है तो पार्टिकल के ऊपर केवल mg फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा, अब ये बताओ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किसका बन रहा है? इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो टॉर्क केवल mg का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ये mg की वहां पे क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है। तो चेक करो ये तुम्हारा वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, d। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट है कि नहीं है वहां पे? भाई किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया तो इसका x कोऑर्डिनेट भी है और साथ में वहां पे क्या है, y कोऑर्डिनेट भी है। तो अब तुम बताओ मुझे x कोऑर्डिनेट कितना है? भाई x कोऑर्डिनेट जो था, x कोऑर्डिनेट वहां पे v नॉट इंटू टी था कि नहीं था वहां पे? तो अब बताओ किसी टाइम पे अगर देखोगे तो टोटल टॉर्क कितना है? तो टोटल टॉर्क mg इंटू एक्स है कि नहीं है वहां पे? भाई जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम देखना है उसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा mg इंटू एक्स, एक्स का मतलब हो गया v नॉट इंटू टी। तो बताओ ये टॉर्क होगा और टॉर्क किसके बराबर होगा? dl बाय dt के। देखो है कि नहीं वहां पे? अब dl बाय dt किसके बराबर वहां पे? mg, x की जगह क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू टी। तो किसी इंस्टेंट पे जो टोटल टॉर्क है वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। अब अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो तो ये हो जाएगा mg v नॉट कॉन्स्टेंट, साथ में आ जाएगा टी डी टी। अब टर्म को सेपरेट आउट करो और इसको इंटीग्रेट करो। t इक्वल्स टू 0 पे तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब बताओ जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0। अब क्या करेंगे वहां पे, t टाइम बाद एंगुलर मोमेंटम कितना, l, dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा यहां पे mg v नॉट कॉन्स्टेंट, t का क्या आ गया, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दो तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा mg v नॉट t स्क्वायर बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगर इस रिजल्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं तो अब हमें r क्रॉस p वेक्टर फॉर्म में यूज करने की जरूरत पड़ रही है क्या? अच्छा, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे हम लिखें वेक्टर फॉर्म में? ये बिल्डिंग का टॉप था, यहां कहीं पार्टिकल था, तो इस डायरेक्शन में r वेक्टर है कि नहीं? और पार्टिकल की वेलोसिटी किसी टाइम पे टेंजेंट के अलोंग p कुछ ऐसा है कि नहीं है? अब r को एक्सटेंड कर दो, r और p के बीच का, r और p का टेल टू टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। अब 4 फिंगर यूज करो राइट हैंड की, 4 फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो p की और बताओ r क्रॉस p क्या देता है? अबे l का मतलब क्या था, l का मतलब r क्रॉस p था कि नहीं था वहां पे? तो अगर मुझे l का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो 4 फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो p की ओर। बताओ थंब कहां जा रहा है? थंब अगर अंदर की ओर जा रहा है तो अगर इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो साथ में हम क्या चीज मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के कैप। तो कई बार इस रिजल्ट को यूज किया जाता है, अगर हमें टॉर्क मालूम है तो हम इंटीग्रेट करके वहां पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी t टाइम पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। आया इतना समझ में? चलो वापस उसी रिजल्ट पे आते हैं अपन। जो रिजल्ट अभी हमने लिखा था वो रिजल्ट क्या लिखा था वहां पे, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क होगा
वो किसके बराबर होगा? वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या लिखोगे? किसका बज रहा है? किसका? तेरा बज रहा है कि मेरा बज रहा है? अब देखो, जो भी एक्सटर्नल टॉर्क है उसको हमने क्या लिखा है? dl बाई dt लिखा है, नहीं लिखा है? अब मैं अगर कभी तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो क्या होगा? अगर हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी पे टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? देखो, टॉर्क या तो किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं या फिर टॉर्क किसके अबाउट लेते हैं? एक्सिस के अबाउट। तो अगर मान लो किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट टॉर्क हमारा क्या हो गया? 0। तो टॉर्क अगर 0 होगा तो dl बाय dt भी वहां पे क्या हो गया? 0। और बताओ, किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि वो टर्म हमारी क्या रही होगी? और इसी को हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखो वहां पे। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? रिजल्ट निकल के आ रहा है कि किसी बॉडी पे या पार्टिकल पे अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? 0 है, तो उस पॉइंट के अबाउट या उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखो वहां पे। इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या लिखा वहां पे? इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ओवर अ बॉडी, if the net external torque acting over a body about a point या फिर ऑब्लिक करके लिखो अबाउट एन एक्सिस। क्या लिखा वहां पे? इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ओवर अ बॉडी about a point या about an axis is 0, then the angular momentum of the body will always remains conserved. Then the angular momentum of the body will always remains conserved about that point या फिर about that axis। यानी कहने का मतलब है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल लो जरा सबसे पहले वहां पे। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था वहां पे कि ग्राउंड था और ग्राउंड पे हमने किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या किया था? प्रोजेक्ट किया था। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक पार्ट ट्रेस कर रहा है कि नहीं ट्रेस कर रहा है? और वहां पे याद है हमने क्या चीज कैलकुलेट करी थी? वहां पे हमने कैलकुलेट किया था किसी टाइम पे पार्टिकल कहां पे था? मैक्सिमम हाइट पे। और उस टाइम पे हमने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो यही था नहीं था? तो इस पॉइंट के अबाउट हमने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या किया था? कैलकुलेट किया था। कितनी वैल्यू आई थी? याद है कुछ?
जो भी एल आया था उस टाइम पे वेलोसिटी का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मैक्सिमम हाइट h थी कि नहीं थी वहां पे? था इतना? अब ये था कि नहीं था वहां पे? अब तुम ये बताओ एंगुलर मोमेंटम हमने किस पॉइंट के अबाउट लिया है? इस पॉइंट के अबाउट लिया है कि नहीं लिया है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। अच्छा बताओ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल पे टॉर्क बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। किसका टॉर्क बनेगा? अगर पार्टिकल यहां पे है तो mg का, किसी टाइम पे पार्टिकल अगर यहां कहीं पहुंच गए तो mg यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं होगा तो mg यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है क्या? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है क्या? नहीं, टॉर्क हमेशा mg का बनेगा। और बताओ टॉर्क हमेशा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जो टॉर्क रहेगा, टॉर्क हमेशा वहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है नहीं इंक्रीज कर रहा है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है। और इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? अबे टॉर्क अगर जीरो नहीं है इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो कांस्टेंट आएगा क्या? नहीं। जो भी एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो बताओ यहां पे वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? वहां पे आया इतना समझ में? जिस पॉइंट के अबाउट हम देख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है। अगर टॉर्क होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहेगा, और अगर टॉर्क जीरो हुआ तो एंगुलर मोमेंटम भी वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लिखा है इतना? अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखो यार। हाँ लिखा? अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो यार। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने लाके प्लेस करी एक चेयर। ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने क्या करी? एक चेयर को लाके प्लेस किया। लेकिन ये जो चेयर है ये चेयर रिवॉल्विंग चेयर है। भाई ग्राउंड के ऊपर एक चेयर पड़ी हुई है और ये चेयर कैसी है? रिवॉल्विंग। किसके अबाउट रिवॉल्व कर रही है? जो भी चेयर है, चेयर अपने इस स्टैंड के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या कर सकती है? रिवॉल्व कर सकती है। अबे चेयर देखी नहीं देखी? रिवॉल्विंग चेयर जो होती है, तो हम जैसे ही पैर से धक्का लेते हैं तो चेयर वहां पे क्या करती है? रिवॉल्व करती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस चेयर के ऊपर यहां पे एक पर्सन बैठा हुआ है। तो जो भी पर्सन है, पर्सन यहां पे कहां बैठा हुआ है? पर्सन बैठा हुआ है चेयर के ऊपर। अब कुछ टाइम बाद क्या करता है? कुछ टाइम बाद पर्सन पैर से अपनी चेयर को क्या करता है? पुश करता है। और पुश करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको इस एक्सिस के अबाउट कुछ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी मिलती है कि नहीं मिलती?
तो जैसे ही हम पैर से धक्का मारते हैं तो होता क्या है, ये जो चेयर है, ये चेयर अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है। अच्छा, अब ये जो चेयर है, ये चेयर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही नहीं रोटेट कर रही, इसको बोल दो x, इसको बोल दो y। तो किसके अबाउट ये चेयर रोटेट कर रही है? ये जो चेयर है, बताओ ये चेयर y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही नहीं रोटेट कर रही? अच्छा, जो भी चेयर है इसका मान लो कुछ वेट होगा, पर्सन का भी क्या होगा, कुछ वेट होगा। तो इस केस में अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें, तो हमने क्या किया है, हमने यहां पे सिस्टम माना है। किसको सिस्टम माना है? सिस्टम हमने माना है मैन प्लस चेयर को। तो मैन प्लस चेयर हमारा वहां पे क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अच्छा, अब बताओ इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? भाई इस सिस्टम का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बोलो यहां पे क्या क्या शो करोगे? अब तुम एक तो देखो पर्सन का वेट शो करोगे। यहां पे मान लो पर्सन का मास m है, तो पर्सन का वेट यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? चेयर का भी कुछ वेट होगा, चेयर का वेट भी यहां पे एक्ट कर रहा होगा। मान लो चेयर का मास स्मॉल m है। दूसरा वहां पे क्या लग रहा होगा? दूसरा वहां पे लग रहा होगा ग्राउंड की देखो है कि नहीं है वहां पे? अब क्या बोलोगे वहां पे? बोलो। और यहां पे हम कहीं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम कहीं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई एक्सेल। देखो ये जो चेयर की एक्सिस है, इस चेयर की एक्सिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है वहां पे। अब तुम बताओ यहां पे जो भी फोर्स है, चाहे हम पर्सन के वेट की बात करें, चेयर के वेट की बात करें, या फिर ग्राउंड की नॉर्मल की बात करें, बताओ ये सभी फोर्स एक्सिस के पैरेलल हैं कि नहीं? और हमने क्या लिखवाया था, दो ही केस में टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क जीरो कब होगा? या तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर जाए, या फिर फोर्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो बताओ यहां पे ये सभी फोर्स एक्सिस के पैरेलल हैं कि नहीं पैरेलल है? अच्छा, जो चेयर का फुट होगा उसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है? भाई चेयर का जो फुट रहेगा उसका और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। लेकिन हमने क्या मान लिया, हमने इसके साइज को नेग्लेक्ट कर दिया। ये जो फुट होगा ना, फुट के साइज को नेग्लेक्ट कर दो। अब बताओ फुट के साइज को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो बेसिकली वो एक्सिस के पास से ही पास कर रहा है नहीं पास कर रहा है? समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला जो चेयर होगी उसका एक नीचे की ओर एक वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सेल नीचे, वो किसको टच कर रहा है? तो ग्राउंड पे इस तरह से वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा। वैसे इसका कुछ साइज होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको एक पतला सा रॉड की तरह ट्रीट करना है। अब बताओ अगर यहां पे फ्रिक्शन आ भी गया तो फ्रिक्शन जो रहेगा वो ऐसा लग रहा होगा सरफेस के टेंजेंशियल। अगर मान लो फ्रिक्शन आ भी गया तो फ्रिक्शन तो सरफेस के पैरेलल लगेगा ही नहीं लगेगा? अब बताओ एक्सिस यहीं से पास कर रही है नहीं पास कर रही है? तो फ्रिक्शन अगर लग भी गया तब भी इसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, जीरो। समझ में नहीं समझ में रहा है? मैं बोल रहा हूं ये चेयर की लेग है, अब इस लेग का साइज हमने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, तो यही बेसिकली मेरी एक्सिस भी है कि नहीं है? अब मान लो अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो फ्रिक्शन ऐसा ही डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा? और बताओ फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस से पास कर रही है नहीं पास कर रही है? तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो क्या हो गया यहां पे, जीरो। mg और इस mg नॉर्मल का टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो। तो बताओ हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो है? देखो ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? अबे आया कि नहीं समझ में? मैंने क्या बोला है वहां पे, ऐसा फ्रिक्शन है कि नहीं है?
देखो ये चेयर की एक्सेल, एक्सेल को हमने क्या किया, इसकी थिकनेस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। अब फ्रिक्शन अगर डेवलप होगा ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन ऐसे ही डेवलप होगा नहीं डेवलप होगा? तो फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर गई नहीं पास कर गई, तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो। और जो भी वेट और नॉर्मल है वो तो एक्सिस के क्या है, पैरेलल चल रहा है, तो उसका टॉर्क भी क्या हो गया। तो कभी भी इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क बन पाएगा क्या, नहीं। और बताओ इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब है इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा अब ये चीज ध्यान है ना, एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है वेक्टर? तो जब मैं बोलूंगा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब है नो चेंज इन डायरेक्शन। ना तो डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए, ना ही चेंज आना चाहिए मैग्नीट्यूड में। इनमें से अगर कोई एक चीज चेंज हो गई तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया, दोनों चीजें चेंज होगी तब भी चेंज होगा। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब है ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। अच्छा तो अभी ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, इस केस में बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करेगी उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फोर फिंगर कर्ल करो, बताओ थंब कहां है। तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन क्या है, अबे ऊपर का मतलब क्या है, पॉजिटिव वाई। तो एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव वाई के अलोंग है कि नहीं? अच्छा अब एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और हमें मालूम है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है कि नहीं होता? अगर कोई बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, और इस केस में ये टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कभी ऐसा करके देखना, अगर चेयर रोटेट कर रही है और चेयर पे हम क्या है बैठे हुए हैं, और कभी पर्सन क्या कर रहा है, कभी ये पर्सन अपने हाथ को स्ट्रेच करके दूर लेके जाता है। जब ये पर्सन चेयर पे बैठा है, चेयर रोटेट कर रही है, तो पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन कभी अपने हाथ को दूर लेके जाता है और कभी ये पर्सन इन दोनों हाथ को अपनी बॉडी के ऐसे क्लोज लेके आता है। और होता क्या है, जैसे ही वो अपने हाथ को दूर लेके जाएगा, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वहां पर? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस। तो जैसे ही वो हाथ को दूर लेके गया तो आई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और आई अगर बढ़ रहा है तो ओमेगा को वहां पे डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रह पाएगा, कांस्टेंट रह पाएगा। तो जैसे ही पर्सन अपने हाथ को दूर लेके जाएगा ओमेगा कम हो जाएगा। अब बताओ जैसे ही ये पर्सन अपने हाथ को बॉडी के क्लोज लेके आएगा तो क्या होगा? अगर क्लोज लेके आ रहा है तो उस केस में आई, और बताओ आई अगर डिक्रीज करेगा तो ओमेगा वहां पे इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा वहां पे? तो यहां पे जो लॉजिक रहता है वो वही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। लिखा है इतना?
करूं मेरा इसको क्या? कर दूं ना अब इसे? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वहां पे यहां पे शो कर रहे हैं वाटर, फिर यहां पे शो कर रहे हैं पर्सन। अच्छा, जब पर्सन डाइव लेता है तो ऐसा एक ओलंपिक में देखा है, ओलंपिक में क्या होता है, जो वाटर स्पोर्ट्स रहते हैं उसमें बहुत सारे वो होते ही नहीं होते कैटेगरी, तो एक कैटेगरी क्या होती है? अब इसमें जो जंप लेता है तो कई बार देखना जैसे ही पर्सन जंप लेता है तो पर्सन कुछ टाइम बाद इस तरह से एयर में आता है, और उस टाइम पे वो क्या करता है, अपने लेग्स को बॉडी के पास ले आता है और अपने हाथ को भी क्या करता है, बॉडी के क्लोज ले आता है। तो उससे करता क्या है, वो जैसे ही पर्सन अपने लेग और हैंड को बॉडी के क्लोज लेके आता है तो उस केस में इस एक्सिस के अबाउट उसका जो रोटेशन रहता है वो बढ़ जाता है, और उसमें हम ये काउंट करते हैं कि पर्सन एंटर करने के पहले, पानी में एंटर करने के पहले कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ऐसा होता ही नहीं होता है वहां पे? अच्छा, अब ये बताओ, जब ये पर्सन एयर में गया तो इसका सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उस पे केवल वेट आएगा कि नहीं आएगा? इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? अबे जब ये पर्सन एयर में आएगा तो पर्सन पे केवल वेट ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और वेट कहां पे लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। अब इमेजिन करो एक एक्सिस, और ये एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से। हमने यहां पे एक एक्सिस इमेजिन करी, ये एक्सिस कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ। बताओ इस एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क क्या है? 0। तो अब तुम क्या बोलोगे, इस एक्सिस के अबाउट अगर टोटल टॉर्क 0 है तो बताओ एंगुलर मोमेंटम फिर से क्या होना चाहिए? आई ओमेगा वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, होगा इतना? अब बताओ आई ओमेगा कांस्टेंट है तो उस केस में होता क्या है, जैसे पर्सन अपने लेग्स और हैंड को बॉडी के क्लोज लेके आता है तो बताओ वो आई को क्या करने की कोशिश करता है? कम करने की कोशिश करता है। और अगर पर्सन आई को कम करने की कोशिश कर रहा है तो ओमेगा वहां पे क्या होगा? और बताओ ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा तो बताओ सेम टाइम में जो रोटेशन वो कंप्लीट करेगा वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे कि नहीं ज्यादा होंगे? तो अगर पर्सन को ज्यादा रोटेशन कंप्लीट करने हैं तो वो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। और जैसे ही पर्सन अपनी लेग को स्ट्रेच कर लेता है, फिर बताओ रोटेशन फिर उसी फॉर्म में होता है क्या? जो रोटेशन रहता है वो फिर वहां पे क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये भी अगेन किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे।
लिख लिया इतना? अब देखो नेक्स्ट, देखो यार, यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, ये जो भी बोर्ड है, बोर्ड को इमेजिन करो ग्राउंड, है ना। अब ये जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड में इसको हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस। अब यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं, ये जो पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहां कहीं एक रोटेटिंग टेबल है या टर्न टेबल है जो अपनी इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। यानी ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने इस तरह से टर्न टेबल को लाके इस पॉइंट के अबाउट क्या कर दिया है, हिंज कर दिया है, इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट। अब बताओ ग्राउंड पे अगर इस टर्न टेबल को हमने इस एक्सिस के अबाउट हिंज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टर्न टेबल है ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इसका मास मान लो टेबल का m है, रेडियस कितना है r। यहां पे हम शो कर रहे हैं पर्सन, इस पर्सन का मास m है, इसकी वेलोसिटी v0 है और ये v0 वेलोसिटी से दौड़ते हुए आ रहा है टुवर्ड्स दिस टर्न टेबल। तो जो भी टर्न टेबल है वो ग्राउंड पे इस एक्सिस के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। ये टेबल अभी इनिशियली कैसा है, तो ध्यान रखना ये टेबल इनिशियली रेस्ट में है। तो जो भी टेबल रेस्ट में है और ग्राउंड पे पर्सन दौड़ता हुआ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता ही नहीं होता है कि पर्सन यहां पे दौड़ता हुआ आएगा और कुछ टाइम बाद पर्सन जंप करके इस टर्न टेबल पे आ जाता है। अच्छा, तो जब ये पर्सन जंप करके इस तरह से टेबल पे आएगा तो टेबल का क्या होगा? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ही वो जंप करके टेबल पे आ रहा है तो टेबल पे रुक गया है, ऐसा नहीं कि टेबल पे स्लाइड करते हुए जा रहा है। क्या बोल रहा है, पर्सन जंप करते हुए टेबल पे आया और जैसे ही टेबल पे आया तो टेबल पे जाके रुक गया। और ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? वो हो सकता है टेबल और उसके पैर के फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो पर्सन क्या होता, टेबल पे जंप करके आता और स्लाइड करके आगे निकल जाता। तो जैसे ही पर्सन जंप करके टेबल पे आ रहा है तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, जिसके कारण पर्सन वहीं पे टेबल पे क्या हो गया, रुक गया। अब बताओ जब पर्सन इस तरह से जंप करके टेबल पे आएगा तो इस टर्न टेबल का क्या होगा? बताओ, ये टर्न टेबल रेस्ट में रहेगा क्या? अच्छा, किस तरह से रोटेट करेगा? अगर ये जंप करके यहां पे आएगा तो ये टेबल रेस्ट में नहीं रहेगा, ये टेबल मूव करेगा और ये टेबल हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कभी ऐसा भी इमेजिन करना जैसे यही टर्न टेबल है और मान लो और पर्सन अब ऐसे जंप कर ऐसे आ रहा है इस लाइन के अलोंग और पर्सन जंप करता हुआ यहां पहुंच गया। अब क्या होगा? अगर पर्सन ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, अच्छा पर्सन जब ऐसे मूव करेगा तो बेसिकली ये एक्सिस के अलोंग दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? तो अगर हम एक्सिस के अलोंग दौड़ते हुए आएंगे और जंप लेके टेबल पे आएंगे तो टेबल रोटेट करता है क्या? नहीं। उस केस में जैसे ही जंप कंप्लीट होगी ये टेबल हमें रेस्ट में दिखाई देता है। अच्छा, तीसरा केस ऐसा ही बनता है कि नहीं बनता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा टर्न टेबल था, टर्न टेबल अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और अब पर्सन ऐसा दौड़ता हुआ आया और जंप करके यहां कहीं पहुंच गया। बताओ अब क्या होता है? अगर इस तरह से हम दौड़ते हुए आएंगे और जंप लेके डिस्क पे आएंगे
तो बताओ अब ये डिस्क रुकेगी क्या? रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करेगी? तो अभी इससे पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी, लेकिन इस केस में ये कैसी रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज। अब देखो जो रीजन आता है ना, रीजन आता है यहां पे एंगुलर मोमेंटम का। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सिस्टम मान लो जरा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं। सिस्टम किसको मान रहे हैं? सिस्टम मान रहे हैं मैन प्लस टेबल को। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पे? अच्छा अब ये तुम बताओ, अगर मैन और टेबल को अगर हम सिस्टम मानेंगे तो फोर्सेस कौन कौन से दिखाई देंगे? अभी अगर मैन और टेबल को अगर हम सिस्टम माना तो ये ग्राउंड है कि नहीं है? बताओ ग्राउंड की नॉर्मल कहां आएगी? भाई ग्राउंड की नॉर्मल कहां आएगी? बाहर की ओर। इसका वेट कहां जाएगा? अंदर। इसका वेट भी। तो बताओ अगर हम वेट की बात करें तो वेट किस एक्सिस के अलोंग होगा? नेगेटिव जेड के अलोंग होगा कि नहीं होगा? अच्छा ग्राउंड पे अगर हम दौड़ते हुए आ रहे हैं तो नॉर्मल कहां आ रही है? बाहर की ओर। तो अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल पॉजिटिव जेड के अलोंग होगी कि नहीं होगी? पर्सन पे हमें देखना है नॉर्मल, तो पर्सन पे नॉर्मल कहां आएगी? अरे पर्सन पे नॉर्मल बाहर की ओर आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा जब पर्सन जंप करके डिस्क पे आएगा तो पर्सन डिस्क के ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? डिस्क भी उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इंटरनल काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा? और हमें एक्सटर्नल फोर्स से मतलब होता है, इंटरनल फोर्स से कोई मतलब नहीं होता है। तो जब ये पर्सन दौड़ रहा है तो इसके ऊपर नॉर्मल है, वेट है, और जब ये पर्सन जंप करके डिस्क पे आएगा तो पर्सन और डिस्क के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया? इंटरनल हो गया। अच्छा और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या? फ्रिक्शन किसके बीच का? प्लैंक और ग्राउंड और मैन। वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ता हुआ आ रहा है ना, आएगी नहीं समझ में? जो पर्सन रहेगा, पर्सन तो कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ता हुआ आ रहा है, तो इसका कोई फ्रिक्शन रहा होगा क्या? अब वो तो इंटरनल हो गया। भाई टेबल प्लस मैन को हमने सिस्टम माना है तो इनके बीच का फोर्स तो इंटरनल है, हमें इंटरनल से कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस सिस्टम का पी को हम बोल रहे हैं लीनियर मोमेंटम, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा क्या? भाई जब पर्सन जंप करके डिस्क पे आ जाएगा तो ये डिस्क क्या करेगी? रोटेट करेगी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एक्स के अबाउट कंजर्व होगा क्या? लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? बोलो। अबे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है जबकि उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो बताओ एक्स के अलोंग कोई फोर्स है क्या? इस केस में एक्स के अलोंग कोई फोर्स बन रहा है क्या? भाई नॉर्मल और वेट ये सब तो z के अबाउट बन रहे हैं, और पर्सन जब जंप करके डिस्क पे आएगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल। तो अब बताओ यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या एक्स के अलोंग? मैं एक्स के अलोंग पूछ रहा हूं।
एक्स के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तब तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो बोलो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है क्या कोई एक्स के अलोंग? अच्छा देखो इमेजिन करो कि ये जो टर्न टेबल है, ये टर्न टेबल हिंज नहीं होता। मान लो ये टर्न टेबल केवल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम जंप करके टर्न टेबल पे आएंगे तो टर्न टेबल का फिर क्या होता? अभी तो देखो, अभी हमने क्या बोला कि टर्न टेबल इस एक्सिस के अबाउट क्या है? हिंज्ड है। मान लो हिंज नहीं है, हमने केवल टेबल को सिंपली ग्राउंड पे लाके प्लेस कर दिया और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, तो जैसे ही पर्सन जंप करके टेबल पे आएगा तो ये टेबल कहां चला जाएगा? आगे। तो यहां पे जब पर्सन जंप करके टेबल पे आएगा तो इस टेबल की टेंडेंसी कहां जाने की है? आगे जाने की है। बताओ इस टेबल के बीच में यहां पे एक एक्सेल होगी कि नहीं होगी? इसी एक्सेल के अबाउट तो ये व्हील क्या कर रहा होगा या टेबल क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी। अब बताओ ये एक्सेल सिस्टम का इंटरनल पार्ट है या एक्सटर्नल पार्ट है? अभी इंटरनल का, इंटरनल में केवल टेबल माना है और मैन माना है। समझ में नहीं समझ में? भाई जो टेबल है, टेबल प्लस मैन को हमने क्या माना है? सिस्टम माना है। तो इस केस में जब ये पर्सन जंप करके टेबल पे आएगा तो टेबल कहां जाने की कोशिश करेगा? आगे। तो जो एक्सेल ग्राउंड में जाके फिक्स हुआ है, तो वो जो एक्सेल रहेगा, बताओ वो एक्सेल इस डिस्क के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और ये फोर्स कौन सा होगा? अबे ये फोर्स होगा एक्सटर्नल, और ये फोर्स किसके कारण बन रहा है? ये फोर्स बन रहा है ड्यू टू एक्सेल। अब ये बताओ मुझे, ये जो एक्सेल है इसके कारण फोर्स कौन सा हुआ? अभी कहीं पार्क में इस तरह टेबल देखा ही नहीं देखा है? तो जब पार्क में टेबल होता है तो टेबल के बीच में एक एक्सेल चलती है, और वो एक्सेल कहां पे जाके फिक्स कर दी जाती है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे ये एक्सेल क्या है? फिक्स्ड है। और टेबल इस एक्सेल के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है, क्योंकि वहां बियरिंग का अरेंजमेंट होता है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो एक्सेल रहेगा, जैसे ही पर्सन जंप करके आएगा तो ये जो पूरी डिस्क रहेगी, ये पूरी डिस्क कैसे आगे जाने की कोशिश करेगी? करेगी। और ये अगर आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये एक्सेल क्या कर रहा होगा? ये एक्सेल इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा? फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अब बताओ ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अभी ये जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स एक्स वाई प्लेन में होगा कि नहीं होगा? ये फोर्स भाई इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ये फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब बताओ ये फोर्स कैसा है? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? भाई कोई भी फोर्स अगर सडनली बढ़ा तो वो क्या हो गया? तो यहां पे हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स हमारा कैसा है? और बताओ फोर्स अगर इंपल्सिव होता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? भाई हम केवल नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर पाते हैं। तो अगर इंपल्सिव फोर्स है तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और उसको अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एक्स के अलोंग कंजर्व नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? तो इस केस की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं कंजर्व होगा एक्स एक्सिस के अलोंग? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेल जो रहेगी वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स इंपल्सिव है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर हुई? अब यहां पे तुम एक जेड एक्सिस इमेजिन करो। कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं? जेड एक्सिस। बताओ ये जेड एक्सिस एक्सेल से ही पास कर रही है कि नहीं पास कर रही है? अब तुम बताओ इस एक्सिस के अबाउट नॉर्मल और एमजी कहां पे? अगर
ये एक्सिस है कि नहीं है? नॉर्मल और mg कहां है? अबे ये अगर एक्सेल है तो नॉर्मल mg अंदर की ओर जाएगा, नॉर्मल बाहर की ओर जाएगा, तो ये फोर्स z के अलोंग है कि नहीं है? और कोई भी फोर्स अगर z के अलोंग होगा तो वो z एक्सिस के अबाउट कभी टॉर्क क्रिएट कर पाएगा क्या? तो इन फोर्स का z एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो गया? जीरो। टॉर्क केवल किसका बन सकता है? अबे ये एक्सेल है, ये एक्सेल है कि नहीं? यहां पे अगर मान लो कोई फोर्स तुमने यहां पे अप्लाई किया तो बताओ ये फोर्स एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है? तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई फोर्स होगा तो बताओ वो जेड के अबाउट क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। तो जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क कौन क्रिएट करेगा? जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा वो फोर्स जो कि किस प्लेन में है? और बताओ एक्स वाई प्लेन में केवल यही फोर्स है कि नहीं है? कौन सा? जो हिंज के कारण बन रहा है। तो हिंज के कारण जो फोर्स है वो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहां से पास करेगी? जेड एक्सिस से। तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे इस एक्सिस के अबाउट। अब अगर तुम देखोगे तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे इस एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो अब तुम क्या बोलोगे? जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, मैंने कांस्टेंट का मतलब क्या बोला है? मैंने कांस्टेंट का मतलब बोला है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। अच्छा, अब देखो ये जो पर्सन है ये तुम्हारी एक्सिस है, ये तुम्हारा पर्सन है। तो पर्सन अगर देखोगे तो एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? भाई ये पर्सन एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे दौड़ता हुआ आ रहा है? डी। तो बताओ इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है इस एक्सिस के अबाउट? अबे इस एक्सिस के अबाउट इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम किसका देख रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं मैन प्लस टेबल का। तो बताओ मैन का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है? अबे एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या था? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है उसका इस एक्सिस से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? है। कितना है? तो एम वी नॉट डी। बताओ ये पर्सन का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है? अच्छा, इनिशियली डिस्क कैसी है? तो डिस्क का जीरो हो गया कि नहीं हो गया? अबे हाँ है ना? अच्छा, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। बताओ इसका डायरेक्शन क्या है? ये जो मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा है, अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड तो इतना ही हो गया एम वी नॉट इंटू डी। अब बताओ डायरेक्शन क्या बोलोगे? बोलो। इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है वो एम वी नॉट इंटू डी है। अब मैं पूछ रहा हूं इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव जेड है कि नेगेटिव जेड है? अबे एक्सिस यहां पे है कि नहीं है? पर्सन यहां दौड़ते हुए आ रहा है, तो किसी टाइम पे इस डायरेक्शन में पर्सन का लीनियर मोमेंटम है कि नहीं है? जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना होता है तो वहां से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते ही नहीं ड्रॉ करते हैं? आर। अब बताओ आर और पी का टेल टू टेल मीट कराओ जरा।
भाई जब हम दो वेक्टर की बात करेंगे दोनों के टेल टू टेल मीट करने चाहिए नहीं मीट करने चाहिए। अब 4 फिंगर प्लेस करो आर पे, कर्ल करो पी की ओर, बताओ थंब कहां जा रहा है? थंब जा रहा है बाहर की ओर। इसका मतलब है कि इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन यहां पे पॉजिटिव z है कि नहीं है वहां पे? अच्छा अब चेक करो फाइनली क्या हुआ। फाइनली ये पर्सन जंप करके किस पे आ गया? टेबल या डिस्क पे आ गया। उसके बाद ये पर्सन चल रहा है क्या? हमारा एजम्पशन क्या है कि जैसे ही पर्सन जंप करके डिस्क पे आया वो रुक गया। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्क के रेस्पेक्ट में। अब क्या होगा? अब डिस्क अगर रोटेट करेगी तो पर्सन भी क्या करेगा? तो अब अगर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की बात करोगे तो अब ये दोनों क्या करेंगे? और अगर रोटेट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है कि नहीं होता है? अब बताओ आई क्या लिया जाएगा? तो आई की अगर तुम बात करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पूरे सिस्टम का लेना है। तो सिस्टम में एक तो डिस्क आ गई कि नहीं आ गई? एक तो आ गया mr²/2 प्लस बताओ पर्सन कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा होगा? तो पर्सन का कितना? अब आई की वैल्यू पुट करो, दोनों को इक्वेट करो। अच्छा ये बताओ ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों रोटेट करी? क्लॉकवाइज क्यों नहीं रोटेट करी? क्या? फ्रिक्शन का टॉर्क का क्या करेंगे बे? वो तो इंटरनल है। अरे मैंने क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब बताओ जब हम लिखते हैं L = I ओमेगा तो जो डायरेक्शन ओमेगा का होता है वही L का होता है कि नहीं होता है? ओमेगा का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो राइट हैंड यूज करोगे। जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उस डायरेक्शन में 4 फिंगर कर्ल करो। बताओ थंब कहां जा रहा है? थंब बाहर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बाहर का मतलब तो इनिशियली अगर पॉजिटिव z है तो बाद में भी क्या होना चाहिए? इसलिए वहां पे ये डिस्क कैसे रोटेट करती है? क्लॉकवाइज। बताओ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती तो क्या होता? क्या अभी क्लॉकवाइज करेगी ना रोटेट। क्या कब की बात कर रहा है? अभी अभी जो एग्जांपल दे रहे हो आप। हाँ अगर मान लो क्लॉकवाइज, अगर ये डिस्क क्लॉकवाइज चल रही होती तो हम राइट हैंड यूज करते। अब 4 फिंगर कर्ल करो जरा। अब बताओ थंब कहां बन गया? अब जो थंब रहेगा वो कहां आ जाएगा? अंदर की ओर आ गया। और थंब अगर अंदर की ओर आ गया इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों रोटेट कर रही है तो उसका रीजन है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारा हमेशा क्या रहा है? कंजर्व रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए डिस्क कैसे रोटेट करती है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अब क्या करोगे? दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी? यहां से हमें मिल जाएगी वो एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये टर्न टेबल चलना स्टार्ट या रोटेट करना स्टार्ट करता है। बताओ कितना है ओमेगा की वैल्यू? ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2mv0d अपॉन r² तो बाहर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा m + 2m।
है। अब बताओ ये एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? ये एंगुलर वेलोसिटी होगी जब पर्सन जंप करके किस पे आ रहा होगा? इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा होगा। अच्छा, अब जैसे ही हम जंप करके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हम प्लेटफॉर्म के साथ कैसे रोटेट कर रहे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? टाइम के साथ अब इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, ऐसा होता है क्या? अगर पार्क में इस तरह का लगा हुआ है व्हील और हम जंप करके व्हील पे आ गए, तो व्हील क्या रोटेट करता रहता है हमेशा? क्या होता है? व्हील की जो स्पीड रहती है कम होती है और कुछ टाइम बाद रुक भी जाता है। ऐसा होता ही नहीं था? प्रैक्टिकल तो यही होता है। अच्छा, अब देखो प्रैक्टिकली इसका होने का रीजन क्या है? ये तुम्हारी देखो ना, डायग्राम में अगर देखोगे तो यहां कहीं ये तुम्हारी एक्सेल है कि नहीं है? भाई एक्सेल की कोई थिकनेस है कि नहीं है? अच्छा, अब उसके चारों ओर ये जो डिस्क का सरफेस रहेगा कभी ऐसा कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? भाई जब डिस्क रोटेट करेगी तो डिस्क हमेशा ऐसे व्हील के कांटेक्ट में आएगी नहीं आएगी? तो कभी ये सरफेस कांटेक्ट में आएगा, कभी ऐसा कांटेक्ट बनेगा, कभी इस तरह से कांटेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे? यानी ऐसे हम बोल रहे थे, देखो ये तुम्हारी एक्सेल है और ये डिस्क का सरफेस है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो बताओ ये एक्सेल है और किसी टाइम पे सरफेस ऐसा रब किया तो क्या बन गया? अब यहां पे अबे फ्रिक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? और बताओ फ्रिक्शन अगर बनेगा तो फ्रिक्शन इस एक्सिस के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा? नहीं समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ऊपर से देखो, ऊपर से ये एक्सेल है कि नहीं है? अभी ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही है? ये एक्सेल है, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही नहीं रोटेट कर रही है? अब बताओ ये डिस्क अगर ऐसे रोटेट करेगी तो फ्रिक्शन कहां बनेगा डिस्क के ऊपर? अबे सरफेस ऐसा रब कर रहा है, तो अगर ये सरफेस ऐसा ऊपर जाने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? तो फ्रिक्शन डिस्क पे लग रहा है, किसके कारण? तो बताओ फ्रिक्शन जो रहेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा सरफेस पे? अब बताओ ये फ्रिक्शन इस एक्सेल के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ओमेगा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन का टॉर्क? अब बताओ टॉर्क अगर उल्टा होगा तो ये ओमेगा को क्या कर देगा? घटा देगा। तो जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है तो वहां पे एक्सेल और सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का जो टॉर्क रहता है वो ओमेगा को वहां पे क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। लेकिन हमारा एजम्पशन क्या है? हमारा एजम्पशन होता है कि इनके बीच का सरफेस, यानी हमारा एजम्पशन है कि जो एक्सेल होगी और जो डिस्क है उनके सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब बताओ कोई फ्रिक्शन अगर नहीं है तो कोई टॉर्क बनेगा क्या? नहीं। टॉर्क अगर नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है? कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी तुमने कैलकुलेट करी है अब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने एक्सेल और डिस्क के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं माना है, तो उस केस में ओमेगा हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार पर्सन जंप करके डिस्क पे आ गया तो ये डिस्क इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कुछ टाइम बाद ये पर्सन चलना स्टार्ट कर देता है, कुछ टाइम बाद ये पर्सन चलना स्टार्ट कर देता है डिस्क पे, और चलता हुआ ये कहां पहुंच जाता है? एक्सिस पे। तो जो पर्सन है, पर्सन चलता हुआ कहां पहुंच गया? अब पहुंच गया ये कहां पे? डिस्क के सेंटर पे। अब बताओ जब ये पर्सन चलता हुआ डिस्क के सेंटर पे जाएगा तो पूरा सिस्टम अभी क्या कर रहा है? पूरा सिस्टम तो अभी रोटेट कर रहा ही नहीं रोटेट कर रहा है।
तो जब ये पर्सन जंप करके सेंटर पे पहुंच गया तो बताओ बेसिकली उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर दिया कि नहीं कर दिया सिस्टम का, और आई डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि ओमेगा अब वहां पे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, जब ये पर्सन चलेगा तो इनके बीच का फोर्स कौन सा होगा? अभी जब पर्सन चलेगा तो पर्सन और टेबल के बीच का जो फोर्स रहेगा वो तो क्या है, उसका कभी टॉर्क बनता है क्या इंटरनल फोर्स का? नहीं, टॉर्क बनता है केवल एक्सटर्नल का। तो जब पर्सन चलेगा तब भी इस एक्सिस के अबाउट इन सब का टॉर्क जीरो, और एक्सटर्नल जो एक्सिस के कारण फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क भी क्या है? तो टॉर्क हमेशा जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन में अगर पूछता है कि न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या है तो हम क्या लिखेंगे, I इंटू ओमेगा इक्वल्स टू, ये ओमेगा तुम्हें मालूम है, I मालूम है। अब ये जो I डैश रहेगा, इस I डैश में केवल डिस्क का आएगा, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। और पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो कर दो तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी। लिख लिया इतना? लिखा इतना? ये क्या था, रब करूं मैं इतना? अच्छा, इसमें सेम यही सेटअप देखो यार, सब कुछ सेम है, अब केवल इसमें ऐसा चेंज करो यार, जैसे ये टर्न टेबल थी, सब कुछ वही पूरा सेटअप है कि ग्राउंड पे इस तरह से एक टर्न टेबल है। अब इमेजिन करो कि इस टर्न टेबल पे हम पहले से खड़े हुए हैं, ऐसे कहीं पे खड़े हो सकते नहीं हो सकते वहां पे? तो पार्क में इस तरह का वहां पे एक टेबल है और टेबल के कॉर्नर पे हम कहीं जाके खड़े हो गए वहां पे। अब यहां पे मान लो एक फ्रेंड है, मान लो एक तुम्हारा फ्रेंड है जो ग्राउंड पे है, और अभी क्या दे रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये पर्सन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्सिस से ही पास कर रही है। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है वहां पे? अबे टर्न टेबल किसी कॉर्नर पे हम खड़े हैं, ये एक्सिस है, तो एक्सिस को, एक्सिस और मुझे ज्वाइन करने की लाइन होगी कि नहीं होगी, और इसी लाइन पे हमारा एक फ्रेंड भी आके खड़ा हो गया। अब वो फ्रेंड क्या कर रहा है, वो फ्रेंड के हाथ में एक बॉल है, और ये जो बॉल है ना, ये बॉल सामने वाले फ्रेंड की ओर क्या करता है, थ्रो करता है। कुछ टाइम बाद ये बॉल यहां पे क्या करेगा, कैच कर लेगा। बताओ टर्न टेबल का क्या होगा? इस तरह से अगर बॉल थ्रो करेगा और बॉल को अगर तुम कैच करोगे तो टर्न टेबल का कुछ नहीं होगा। बताओ क्यों कुछ नहीं होगा? कि देखो बॉल आ रही कि नहीं आ रही, तो इस पूरे को मान लो अब सिस्टम, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क तो क्या था, जीरो था। अब टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा कि नहीं कंजर्व होगा? अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, बताओ इनिशियली डिस्क रेस्ट में, पर्सन भी कैसा,
रेस्ट में है। और ये जो लीनियर मोमेंटम आएगा, बताओ इसका इस एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम तीनों का जीरो है। बॉल भी सिस्टम है, पर्सन भी सिस्टम है, टेबल भी सिस्टम है, लेकिन इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। अच्छा, इनिशियली अगर जीरो है तो कंजर्व करने का मतलब है कि फाइनली भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बॉल फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, और ये टर्न टेबल हमारा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। लेकिन अब इमेजिन करो कि पर्सन यहां पे नहीं खड़ा है, जो दूसरा फ्रेंड है वो फ्रेंड यहां कहीं खड़ा है, और अब वो क्या कर रहा है? इस तरह से एक बॉल थ्रो कर रहा है तुम्हारी ओर। अब बताओ, जब ये पर्सन इस तरह से बॉल को तुम्हारी ओर थ्रो करेगा, कुछ टाइम बाद हम इस बॉल को क्या कर लेंगे? कैच कर लेते हैं। अब बताओ, जैसे ही हम बॉल को कैच करेंगे तो टर्न टेबल का क्या होगा? बोलो टर्न टेबल। अब टर्न टेबल रेस्ट में रहेगा या रोटेट करेगा? रोटेट करेगा। कैसा रोटेट करेगा? क्यों रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होना चाहिए। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट इनिशियली कोई एंगुलर मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर बॉल का मास m है, बॉल की वेलोसिटी v0 है, तो बताओ बॉल का लीनियर मोमेंटम कितना है? mv0। और एक्सिस से डिस्टेंस कितना? रेडियस r है कि नहीं है? तो अगर तुम देखोगे तो इस एक्सिस के अबाउट इनिशियली एंगुलर मोमेंटम mv0 r है, पर्सन और डिस्क रेस्ट में। अब इनिशियली अगर कुछ एंगुलर मोमेंटम है तो बाद में भी क्या होना चाहिए? कुछ वैल्यू होनी चाहिए। वो वैल्यू आई ओमेगा होगी वहां पे। पर्सन जैसे बॉल को पकड़ेगा तो अब पर्सन, बॉल, प्लेटफॉर्म, दो तीनों ही क्या होंगे? एक साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या है? ये तुम्हारी एक्सिस है, तो ये आर वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बॉल ऐसे जा रही है तो ये पी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे दोनों के टेल टू टेल मीट करा दो। अब करो ये आर क्रॉस पी। बोलो आर क्रॉस पी करोगे तो अब डायरेक्शन कहां जा रहा है? जब आर क्रॉस पी करोगे तो थंब चला गया अंदर। और बताओ अगर थंब अंदर जाएगा तो तभी तो ओमेगा वहां पे क्या होगा? क्लॉकवाइज बन रहा होगा वहां पे। हो गया तेरा पीछे? तो फिर क्या फोन पे आ रहा है क्या लेक्चर? हाँ, तो फिर क्या देख रहा था? क्या लिखा था? सर वो एक्सटर्नल टॉर्क का बोल रहे हो, मतलब इंटरनल टॉर्क का बोल रहे हो। एक्सटर्नल जो टॉर्क आ रहा है सर, वो तो समझ नहीं आ रहा, तो पहले के देख रहा था। एक्सटर्नल टॉर्क मतलब वो जो आप दिखा रहे हो ना, वो एक्सेल, हाँ, तो वो समझ नहीं आ रहा था बीच बीच में। तो अच्छा। जो पहले आपने दिया था उसमें क्या दिख रहा था? क्लियर हुआ इतना? और देखो लास्ट एग्जांपल लो, यही डिस्क है, सब कुछ वही है, टर्न टेबल। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ये तुम्हारी वहां पे क्या है? एक्सेल है, और इसके अबाउट ये टर्न टेबल क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। अब मान लो ये तुम्हारा टर्न टेबल है और तुम यहां कहीं खड़े हुए हो उसके ऊपर, यहां कहीं तुम खड़े हुए हो। अब इनिशियली क्या है? ये टर्न टेबल भी रेस्ट में है, पर्सन भी रेस्ट में है, तो सब कुछ रेस्ट में है। अब बताओ पर्सन रेस्ट में है, टेबल रेस्ट में है, तो इसका मतलब
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0। देखो ऐसा बोलो ही नहीं बोलोगे। अब कई बार ऐसा इमेजिन किया है तुम लोगों ने कि ये टर्न टेबल है और टर्न टेबल पे हम ऐसा चलना स्टार्ट करते हैं, यानी हम कैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं, किसके अलोंग, पेरिफेरी के अलोंग। तो जो भी टर्न टेबल है उस पर हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम चलेंगे क्यों वहां पे, फ्रिक्शन ना भाई, टेबल तो रेस्ट में है, जैसे ही हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम पे फ्रिक्शन लगे नहीं लगेगा। अब बताओ फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, अबे कहां एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अबे आगे की ओर ही लगेगा ना फ्रिक्शन। तो अगर पर्सन ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है तो पर्सन पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, आगे। अब बताओ पर्सन पे अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा तो उतना ही फ्रिक्शन टर्न टेबल पे कहां लग रहा होगा, पीछे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब बताओ इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो गया, कैंसिल आउट ना। तो मैंने बोला भी था वहां पे कि अगर पर्सन प्लस डिस्क को अगर तुम सिस्टम मानोगे तो उस केस में उनके बीच का जो फोर्स रहेगा उसका कोई टॉर्क बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो इंटरनल है। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट फोर्सेस कौन कौन से हैं, अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर देख रहे हो तो फोर्सेस कौन कौन से हैं। अरे पर्सन का वेट है कि नहीं है, वेट कहाँ है, अंदर की ओर। तो z एक्सिस के अबाउट उसका कोई टॉर्क बनेगा क्या, नहीं। हमने एक्सेल को मान लिया फ्रिक्शनलेस। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट, बताओ ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस एक्सिस के अबाउट टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 है कि नहीं 0 है। अब क्या होगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है तो एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। का मतलब क्या हो गया कि पहले अगर 0 था तो बाद में भी क्या होना चाहिए, अच्छा बाद में 0 कैसे हो सकता है, पर्सन अगर चल रहा है कैसे, पर्सन मान लो अगर चल रहा है ओमेगा से, कैसा, बताओ पर्सन जब क्लॉकवाइज चलेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। अब बताओ टोटल को 0 होना है तो इसका अगर नेगेटिव है तो इसका क्या होना चाहिए। तो जैसे ये पर्सन चलना स्टार्ट करता है क्लॉकवाइज, ये डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर देती है एंटी क्लॉकवाइज। आया कि नहीं आ रहा। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। क्यों रोटेट करोगे उतने से, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा ना भाई। जब तो लिखिएगा वहां पे इनिशियली क्या हो गया 0, बाद में क्या लिखोगे, बाद में जब तुम 0 करने जाओगे तो पर्सन का लिखोगे mr², इसका तुम नेगेटिव ले लोगे और इसका वहां पे क्या लोगे, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो प्लस i इंटू क्या होगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट रहेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो तो आई पे डिपेंड कर रहा होगा ना वहाँ पे। देखो मॉड्यूल में, देखो यार मॉड्यूल में क्वेश्चन है थ्योरी का, चेक करो तुम लोग 2000 का, देखो यार 2001 का एक क्वेश्चन है, उसमें केवल थ्योरी यूज करनी और कुछ यूज नहीं करना।
देखो यार 2000 का, देखो यार थ्योरी का कोई क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहा है? ना ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला नहीं है। क्या नहीं सर्च हुआ क्या इसका? देखो इसमें क्वेश्चन दिख रहा है क्या? उसमें क्या, देखो ये डायग्राम नहीं, डायग्राम नहीं, देखो ये डायग्राम वाली देखो यार, 2001 या 2002 का है कि नहीं है? ठीक है, स्पीड ही नहीं है क्या इंटरनेट की? हाँ देखो यार टॉर्टाइज वाला। ये क्या है वीडियो की जगह? देखो ये वाला वीडियो है। देखा? What I was demonstrating was the law of conservation of angular momentum. Now, that law says that the angular momentum of a system remains constant unless the system is acted upon by net external torque. Now, angular momentum is the product of an object's rotational inertia and its angular velocity. What I was doing by moving these masses in and out was changing the rotational inertia of my body. With the masses out, a fair amount of mass was distributed far from the axis of rotation, which was a vertical line passing through the center of my body and right through the stool. When I brought the masses in, I decreased the rotational inertia. Now, the angular momentum is the product of the rotational inertia and the angular velocity, and that remains constant as long as we don't have a net external torque. So, at the beginning, I had a large rotational inertia and a relatively small angular velocity. When I pulled my arms in, my rotational inertia went way down, and my angular velocity went way up in order to keep the product of the two a constant. Now let's look at this again with me holding two masses in each hand. This is going to give me a greater change in rotational inertia. There you can see that the changes in my angular velocity were greater because of the greater change in rotational inertia. Now, we've been saying that the law of conservation of angular momentum applies as long as no net external torque acts. In fact, there is a net external torque on the system. You can see आया समझ में? as the stool rotates, it will slow down. एक ये ज़्यादा बेटर होगा ना, एक बैले डांसिंग का भी दिखाते हैं ना इसमें। On the axle. But this is small enough that you can still see the changes in angular velocity that are affected by the changes in rotational inertia. This is an effect that is used to good advantage by ice skaters. ये है ना, ये देखो ओमेगा बढ़ गया ना क्या तुमसे?
बढ़ गया ना स्पिन एकदम से। और एक और था ना उसका, कहाँ गया एक और? ये था ना एक ये। This is a demonstration of the conservation of angular momentum. I have a couple of, looks like 5-pound dumbbells in my hands. I've got a platform that spins freely on its axis. I'm going to stand on this platform and then have my able assistant, David, come over and give me a spin. And then what I would like to do then at that point, I'm going to start with my arms out and then see how close I can bring the weight into my chest. Okay? You can see my tie flying up. So, ice skaters use this principle. They start off in going to their triple toe loop with their arms far apart or away from their bodies. Then they bring their arms in close and their legs in close to their bodies, so they spin fast. The reason is conservation of angular momentum. The axis through which they're spinning is vertical. The moment of inertia is bigger if there's more weight far from the axis. And as the moment of inertia decreases, the angular speed must increase. And that's conservation of angular momentum. आया कि नहीं समझ में? इतना करके आओ, फिर अगले टर्न पे सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल इसको, ठीक है?